ओके, तो अब हो गया आप लोगों का। हेलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने से। ठीक है। अब ये है कि आप लोगों ने, अब आपने जो काम करना है ना वो सिर्फ आपने अपनी क्रॉप पे करना है। किससे? अपनी क्रॉप पे करना है आप लोगों ने, रिबा। ठीक है। यहां पर। ठीक है। अब आपने क्या करना है? जीन एक्सप्रेशन होता क्या है? व्हाट इज अ जीन एक्सप्रेशन? साजिद। जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, फर्स्ट ये हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। क्या है? 46 क्रोमोसोम्स है। और हर क्रोमोसोम के अंदर अ, और नॉर्मली 30,000 जीन्स है। कितने? क्या कर रही हो? ओके, व्हाट इज अ जीन एक्सप्रेशन? फर्स्ट या अगर यहां पे मैं कहूं साजिद, और साजिद बोले ना, इट मीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इट मीन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये साजिद, ये चेयर उठा के इधर रख लो, अगर आप नहीं उठते इट मीन यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग। लेकिन आप प्रेजेंट हो, लेकिन आप प्रेजेंट हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही जो 30,000 जीन्स है ना, वो हर सेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? लेकिन हर जगह वो काम नहीं करते। हर जगह वो, अच्छा, इस तरह हम कहते हैं कि जीन की ना दो तरह की टाइप्स होती है। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कौन से होते हैं? जो हर टाइम एक्सप्रेस होते रहते हैं। बदल साहब, ये क्या है कि हर जगह एक्सप्रेस होते रहते हैं। पर ये यहाँ पर जितने भी कमरे हैं, हर कमरों के अंदर लाइट्स हैं। ऐसे ही है। पंखे हैं और चेयर हैं। लेकिन लैब वाली चीजें यहां नहीं है। ऑफिस वाली चीजें यहां नहीं है। लेकिन अब ये डाइस के ऑफिस में नहीं होगा। ऐसे ही है। इट मीन्स कुछ ऐसे जीन्स हैं, पर ये सारे जो इस यूनिवर्सिटी के कमरे हैं ना, इसको हम कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? अगर हम इनको सेल्स कहते हैं, हर हर जगह हर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। हर जगह हर जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स हैं जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं। उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है जो हर सेल के अंदर एक्सप्रेस हो, प्रेजेंट भी हो, एक्सप्रेस भी हो। उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव। अच्छा, वो जीन जो हर जगह प्रेजेंट ना हो, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर ही एक्सप्रेस हो, तो क्या होगा? पर ये आईज वाले जीन जो है ना, वो ज़ाहिर आईज के अंदर ही एक्सप्रेस होंगे। उसे हम कहेंगे आईज इंड्यूसिबल जीन्स। क्या कहेंगे हम ना? आईज इंड्यूसिबल जीन्स। कई होंगे जो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर ही, स्किन के अंदर एक्सप्रेस होंगे, रूट्स के अंदर एक्सप्रेस होंगे, शूट के अंदर एक्सप्रेस होंगे। मेरी बात की समझ आई ना? तो वो सिर्फ वही एक्सप्रेस होंगे। तो ऐसे जीन्स जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं, उसे हम कौन से जीन्स कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव। और ऐसे जीन जो सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन, टाइम, लोकेशन का मतलब है कि कई ऐसे जीन हैं जो सिर्फ लीव्स के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। क्या है? लीव्स के अंदर, क्योंकि उसने लीव्स की मॉर्फोलॉजी बनानी होती है, लीव्स की मेटर बनानी होती है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस करवानी होती है। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस जीन्स वहां एक्सप्रेस होते होंगे। मेरी बात की समझ आई ना? लेकिन कुछ जीन्स हैं जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं। जिस तरह हर सेल को क्या चीज चाहिए? एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया की बायोसिंथेसिस वाले जीन्स हैं वो हर जगह एक्सप्रेस होंगे। हर सेल को क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। एक्टिन चाहिए। एक्टिन एंड
मायोसिन, वो तकरीबन हर सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, एक्सप्रेस होगी, ठीक है। लेकिन कुछ जीन्स हैं जो कि हर जगह एक्सप्रेस नहीं होते, जिस तरह अब आप कहेंगे लैब वाली चीज है, वो इधर तो नहीं ना। अगर आपने माइक्रोस्कोप है, वो इधर नहीं है। वो एक ऐसा जीन है जो हर जगह एक्सप्रेस नहीं होता। मेरी मेरी बात की समझ आई ना। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि दो तरह के जीन्स है। अच्छा, कई जीन्स होते हैं जब फर्ज किया वो किसी खास सेल के अंदर नहीं होते। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ये जो एसी है, प्रेजेंट तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा आजकल। एसी तकरीबन प्रेजेंट है हर जगह, लेकिन हर जगह एक्सप्रेस कब एक्सप्रेस होगा? जब सीजन आएगा। इसे कहते हैं इंड्यूसिबल जीन। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इंड्यूसिबल जीन्स, जो कि एक खास टाइम के अंदर, एक खास रिस्पॉन्स के अंदर एक्सप्रेस होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक जीन फैमिली आइडेंटिफाई किया है। अब आपने ये चेक करना है कि आपके जीन कब एक्सप्रेस होंगे। आपके जीन, जो आपने जीन फैमिली एनालिसिस किया है, अब उन जीन फैमिली के मेंबर्स कब कब एक्सप्रेस होंगे, उसके लिए अब आपने ये करना है कि आपने एक एक्सप्रेशन एनालिसिस करना है। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन एंड आरएनए सिक एनालिसिस। से क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन एंड। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले तो हमने एक, हमारा कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ता है। फर्ज किया हमने ये मालूम करना है कि अ, एक स्पेसिफिक, फर्ज किया एक पौधे को हमने ड्राउट स्ट्रेस दे दिया। क्या दे दिया? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? क्या? understand the principles and law of nature. उनको अगर हम अंडरस्टैंड किया, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, जैसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, हाइपोथेसिस करनी है, मुझे डाउट का रीजनिंग करना है। एक्सीलेंट। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके तो दो मेन यूनिट होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। कौन कौन से? एक इंट्रोडक्शन और एक होते हैं फैक्टर्स, एक होते हैं पैरामीटर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं इनपुट्स। फैक्टर्स क्या होती है? जिसका इफेक्ट चेक करना हो, जिसका, फर्ज किया हमने ये मालूम करना है कि किसी एक शहर के अंदर या किसी और क्लास के अंदर, या अगर हम उन क्लास को शुरू होने से पहले फ्रूट्स दें खाने के लिए, तो क्या उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ जाएगी? ठीक है। या दूसरा, एक क्लास को पहले दें फ्रूट्स, दूसरी क्लास को दें कोई मीट प्रोडक्ट्स, तीसरी क्लास को दें कोई इस तरह का बेकरी आइटम्स। ठीक है। अब हम देखें कि तीनों क्लासेस के अंदर जो परफॉर्मेंस है, अब हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? पर क्या हमने एक ऐसा टॉपिक स्टडी किया, उसका पहले आप लोगों का टेस्ट दिया, फिर पढ़ाने के बाद टेस्ट दिया। अब आपके टेस्ट के कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है आपकी परफॉर्मेंस, उस परसेंटेज को हम कहेंगे आउटपुट। उस परसेंटेज को क्या कहेंगे? फिर इस, अच्छा, इस तरह फैक्टर्स होते हैं, एक जो आउटपुट होती है उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? रिसर्च के अंदर ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फैक्टर्स और पैरामीटर्स। रिजल्ट आर द पैरामीटर, एग्जैक्टली। जो आपके रिजल्ट्स हैं वो पैरामीटर्स हैं। समझ आ गई? हम्म। अच्छा, अब हमने प्लांट्स के ऊपर, आप प्लांट, आप बॉटनी के स्टूडेंट, हम हमने ये चेक करना है कि प्लांट्स के ऊपर हम कितना फर्टिलाइजर डालें। फर्स्ट किया हमने एक एक प्लांट है, उसके ऊपर 5 किलोग्राम सिट्रस का पौधा है, उसके अंदर क्या हमने डाला? 5 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल दी। दूसरे पौधे के अंदर 10 किलोग्राम डाल दी।
तीसरे के अंदर 15 डाल दी, 20 डाल दी, 25 डाल दी। हमारी 6 ट्रीटमेंट है, हमारी क्या है, 6 ट्रीटमेंट है। एक कंट्रोल है जिसके अंदर कुछ नहीं डाला, एक के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 तक 6 हमने ट्रीटमेंट डाल दी। अब हमें ये चेक करना है कि किस ट्रीटमेंट से बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्ष के उसी साल हम उसका देखेंगे कि यील्ड कितनी आई है। ठीक है, फर्स्ट किया, इसको हम कहते हैं, हमने ऑप्टिमाइज कर लेनी है कि कौन सी कंसंट्रेशन है दैट इज बेस्ट फॉर बेस्ट यील्ड। ये होगा, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाएगा। इसके अंदर हमने नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं, उस फैक्टर के अंदर हमने ये करना था कि हमें मिनिमम इनपुट्स और मैक्सिमम आउटपुट हो। नहीं समझ, मिनिमम इनपुट्स और मिनी हमें, हम कोई भी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हमें अखराजात कम करने पड़े, फायदा ज्यादा हो, वही टेक्नोलॉजी सही होगी ना दुनिया के अंदर। हमारे इनपुट्स कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर, ज्यादा रिसर्च इसी मकसद के लिए करते हैं कि हम हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम्स भी ऐसे हल हों कि जिसके अंदर, फर्ज किया हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करना है, हम ऐसी स्टोरेज जगह के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। जरा स्टोरेज के लिए हमें कूलिंग करनी पड़ती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कूल चैम्बर चाहिए। कूल चैम्बर का मतलब जहां पर लेस टेम्परेचर हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर को रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, थाइलिंग ज्यादा होती है, उसे क्या होगा, राइपनिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने पोटैटो को हमने स्टोर करना है, या एप्पल है उसको 15-20 हमने 3-4 महीने के लिए स्टोर करना है, तो हम उसको, जो किन्नू है उसको 70-80 दिनों के लिए स्टोर करना है, तो उसके लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा चैम्बर चाहिए होता है। कितना, 4। ठीक है, अब इट मीन्स दैट अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ही बहुत आ जाए, तो वो तो स्टोरेज कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमने ज़रा कूलिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अगर हमारे पास एक ऐसी एनर्जी वाला सिस्टम हो जिसको हम जीरो एनर्जी कहें, जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, तो वो ज्यादा इफेक्टेबल होगी। ठीक है, जीरो एनर्जी, जिस तरह फर्ज किया हम सोलर पैनल लगा दें जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कास्ट जो है वो कम कम हो जाएगी और पूरा दिन सोलर पे चलेगी। फिर वो हमने उस रूम को ऐसा इंसुलेट किया है, इंसुलेशन की है कि पूरा दिन जब वो सोलर से कूल होता रहता है टेम्परेचर, और पूरा नाइट इतनी उनकी इंसुलेशन है कि पूरी नाइट को टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन रहता है। इट मींस दैट इसके अंदर हमारी जो बागदा की एनर्जी वो नहीं यूज हो रही, हमारी इट मीन जीरो एनर्जी यूज हो रही है। हमारी कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, जीरो एनर्जी। हमने एक ऐसा फैक्टर, और उससे हमने देखा कि उससे टेम्परेचर भी 4 to 6, 4 to 8, जब रात को मैक्सिमम 8 तक जाता है, पर जब मिनिमम जो दिन था वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, लेकिन रात को वो मैक्सिमम 8 तक जाता है। और हमने देखा कि इससे जो शेल्फ लाइफ है ना, जो टोमेटो की है या किन्नू की है, वो 2 महीने बढ़ गई है। तो इट मीन्स दैट ये टेक्नोलॉजी हमारे अगर, लेकिन और 2 महीने बढ़ गया, हमें शुरू में उसका रेट मिल रहा था 200 रुपये पर केजी, 200 रुपये पर केजी। लेकिन 4 महीने के बाद हमने उसको स्टोर किया, स्टोरेज करने के बाद हमने देखा कि अब एप्पल शॉर्ट हो गए हैं मार्केट में, और अब वो हमें 600 रुपया पर केजी मिल रहा है। और हमें इन 4 महीनों में जो स्टोरेज कास्ट आई है वो 100 रुपीज आई है। इट मीन हमने 200 का लिया, 100 रुपया उसकी स्टोरेज कास्ट आ गई, 600 का बेच दिया। इट मीन हमने 300 रुपया पर केजी। क्या कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि हमने वो कास्ट उसकी कम, अभी कास्ट कम करके, अगर, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट अगर पर केजी वो 400 रुपया हो, फिर तो कोई फायदा नहीं।
फिर तो नुकसान होगा ना, ऐसे ही है ना। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च होती है, रिसर्च के अंदर ये होता है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होती है जिसके अंदर मिनिमम इनपुट्स, मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है। अच्छा, एक तो ये एस्पेक्ट होता है रिसर्च का। अब हमने, अच्छा दूसरा होता है कि अब मुझे ये बताया कि यहां पर अगर हम इस कमरे में पानी छोड़ दें, पौधे लगे हो, या वायरस का अटैक करवाएं किसी पौधे के ऊपर, तो या बाहर इधर दहशतगर्द आ जाए, क्या करें, दहशतगर्द आ जाए। अब वो यकदम इधर अटैक नहीं करेंगे, पहले वो क्या करेंगे, एक दिन आएंगे, देख के जाएंगे, दूसरे दिन आके देखेंगे कि कितने यहाँ पर स्टूडेंट है, कौन से पीक आवर्स है जब हमने अटैक करना है। ठीक है, तीसरे में वो अपनी थोड़ी सी मैनेजमेंट करेंगे। वायरसेस भी इस तरह पौधे को जब अटैक करेंगे ना, तो यकदम अटैक नहीं, वो सिम्टम्स नहीं आएंगे हमारे को। वायरसेस क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक सेल के ऊपर अटैक करेंगे, फिर दूसरे के, तीसरे, चौथे, पांचवें, फिर आगे जाकर कम से कम भी 7 8 9 दिन लग जाएंगे जब वायरस का अटैक होगा। तो सिम्टम्स आने में, तो सिम्टम्स आने में टाइम लगेगा। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि पौधे के अंदर जब वायरस आता है तो पौधे के अंदर क्या होता है, ये भी रिसर्च से हम मालूम करेंगे। वो हम कैसे मालूम करेंगे, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस से। कैसे, अब ये जो जीन एक्सप्रेशन एंड आरएनए का एनालिसिस है, फर्ज किया अगर हम पहले मेरी जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कर लें तो हमें डेप्स नहीं मिलेंगे। अब डेप्स क्या होता है, व्हाट आर डेप्स, जी बच्चों, डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन्स, क्या है, डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन। फर्ज किया आमना जो है घर में 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागती है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी आगे 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागती है, तो इट मीन देयर इज अ डिफरेंस बहुत ज्यादा। लेकिन अगर घर में ये 5 की रफ्तार से भागती है और उधर आके 7 की रफ्तार से भागती है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डेल्टा क्या होगी, एक जीन है, अगर इसमें थोड़ा सा लाइट ऑन कर दो। ठीक है। अगर हमारे पास एक जीन है जिसका एक्सप्रेशन फर्ज किया, ये बाद में इसको चेक कर लेंगे, फर्ज किया हमारे जीन का एक्सप्रेशन है ना, पहले है 15, कितना है, कंट्रोल के अंदर, किसके अंदर, कंट्रोल के अंदर कितना है, 15 है। लेकिन जब हमने इसमें वायरस का अटैक करवाया तो ये हो गया 525। ये जीन 1 का एक्सप्रेशन है, इसका जीन 1 का कंट्रोल के अंदर और ट्रीटेड के अंदर, और ट्रीटेड के अंदर। अब ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसे ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना ये। हमने वायरस का अटैक वायरस का अटैक करवाया तो जीन का जो एक्सप्रेशन था, जीन की जो एमआरएनए की वैल्यू, हमें हमने क्या किया, जीन का एमआरएनए एस्टिमेट किया और हमने उसको क्वांटिफाई कर दिया। क्या कर लिया, क्वांटिफाई कर दिया। तो हमें पता चला कि जो जीन 1 है ना, उसका जो एमआरएनए के मॉलिक्यूल है वो 15 एक्सप्रेस हुए हुए हैं जब वो कंट्रोल में थे। लेकिन जब उसके ऊपर वायरस का अटैक आया 525, it means there is a huge difference, there is a huge difference in the expression of the gene। पर किया आज बारिश हुई है, ठीक है, बारिश होने की वजह से यहां पर क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हों, लेकिन जिस दिन बारिश ना हो उस दिन 100 बच्चा हो। इट मींस बारिश की वजह से स्टूडेंट की जो रेशो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई, ड्रॉप हो गई। ऐसे ही है, इनमें ये स्टिमुलस ने क्या किया कि सिर्फ वही बच्चे क्लास में आ सके जिन्होंने को नजदीक थे या एक्टिव थे थोड़े से, या वो आ गए। ठीक है, प्रॉब्लम दूसरे आ गई। ठीक है। अच्छा, अब जीन 2 क्या है, हमने देखा कि जीन 2 का जो एक्सप्रेशन है ना, जीन 2 का एक्सप्रेशन
शुरू में था 105, लेकिन जब वायरस का अटैक आया तो ये रह गया 2। व्हाट डज इट मीन? लेकिन काम हुआ सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट, इसे क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेटेड। अब इसको हमने जब रिजल्ट का लिखेंगे, वायरस एक्चुअली जब हम इसको जब हम इसको लिखेंगे, देयर इज अ सिग्निफिकेंटली डाउन एक्सप्रेशन ऑफ जीन 2 इन रिस्पांस टू वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, Gene expressions of different are these are the antibodies. एग्जैक्टली। फर्स्ट ये हमारा ऐसा प्लांट के अंदर हुआ है, प्लांट के अंदर ऐसा हुआ है, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कम हो गया। अच्छा, अब कम क्यों हुआ? क्योंकि वायरस का अटैक करवाया और जीन की जो वैल्यू है वो कम हो गई। अगर तो ये बहुत ज्यादा कम हुई है तो इसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंटली। पर एक ही काफी आपको समझ आ जाएगी। अगर जीन 3 है ना, उसका एक्सप्रेशन है 50, लेकिन जब वायरस का अटैक आया तो ये हो गया 52। इसमें जीन 4 है जिसकी वैल्यू है 45, लेकिन जब वायरस का अटैक आया तो ये 42 रह गया। इसमें डेथ कौन सा होगा? डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन कौन से हैं चारों में से? ऊपर वाले दो, बाकी दोनों डैगर नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस। समझ आ गई? ये मैंने पेपर के अंदर, आप फाइनल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देना है, व्हाट आर डेट्स। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स। ठीक है, व्हाट आर डेट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड, उसे हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट। अच्छा, लेकिन 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 45 और 42 30 सीरीज में हो तब भी ये अच्छा, आपने पी की वैल्यू को पता है? व्हाट इज द पी की वैल्यू? जब हम अलोवा लगाते हैं तो पी की वैल्यू आती है, जब हम टी टेस्ट लगाते हैं तो पी की वैल्यू आती है। अच्छा, अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आए तो वो डेड है। समझ आ गई? जब पी की वैल्यू 0.05 से कम आए तो वो डेड है। अगर 0.05 से ऊपर आए तो वो डेड नहीं है। नहीं लगी समझ? उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। पी की वैल्यू जो है, अगर हम प्रोबेबिलिटी के उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समथिंग, अगर तो पी की वैल्यू, मैं आपको ये सारा करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ये कर सकते हैं पी की वैल्यू, तो मैं आपको स्टैट भी सारी सिखा दूंगा। वो लेकर वो कराऊंगा आपको, स्टैट कराऊंगा जो प्रैक्टिकली आपके लिए फिजिबल है। मैं आपको ना स्टैट का ना इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, स्टैट का ड्राइवर बनाऊंगा। आपका प्रॉब्लम हल करना कैसे है, तो वो इंजीनियर वो आपको बना रहे हैं, वो स्टैट वाले ना। मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टैट को कैसे यूज करना है, कैसे आप अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब है क्वेश्चन ये है कि अब अब हमने वायरस का अटैक कराया पब्लिक के ऊपर, हमने देखा कि सिम्टम्स आ रही है 9वें दिन। इट मींस जो चेंज आ रही है ना वो हमें जो ऑब्जर्व होगी, पर यहाँ पर पानी हम फैलेंगे, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन हम हमें डिस्टर्बेंस नहीं काज कर रहा। तो हमारी जो आप लोगों की ना नंबर यहाँ पर सेम नहीं, तुक्का तुक्का आ रहा है, जब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन तुक्का तुक्का आने के बाद 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद ऐसा लगा कि पानी थोड़ा सा जहां तक आ गया, अब आप डिस्टर्ब होंगे। इट मीन अब आप कुछ बच्चे उठ के उधर चले जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे, तब आपके एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आएगा। अच्छा, इट मीन अगर आपने किसी का डेथ, अगर आपको, जब आपने आरएनए सीक्वेंस क्या करते हैं ताकि हमें डेथ मिले, क्या मिले? लेकिन डेथ कब मिलेंगे? जब वो एक टाइम आएगा। ये नहीं है कि करके एक पौधा है, इसको कंट्रोल, एक उसके ऊपर वायरस का अटैक करवाया और 5 मिनट बाद हमने मालूम करना है कि उसके अंदर डेथ आए है कि नहीं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेथ ना मिले। तो 9 दिन के बाद जब वो सिम्टम्स आ गई तब मिलेंगे।
मेरी बात, वो टाइम वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो किस टाइम के ऊपर आपने डेग लेनी है। आपने आपको डेग्स कब मिलेंगे, मैंने कहा है कि आपने पानी छोड़ा इधर, आप मैंने 1 घंटे बाद देखा तो सेम जितने स्टूडेंट पहले थे उतने ही इधर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन 4 घंटे बाद पता चला कि यहाँ तो स्टूडेंट जो 2-3 घंटे बाकी चले गए पानी से डरते मारे, अब डेग आया है। डेग क्या आ गया, डिफरेंशियली एक्सप्रेस कब हुए हैं, 4 घंटे बाद। बच्चे समझ आ रही है। एक वो टाइम है, हमने पहले टाइम को मालूम करना होता है कि वो कौन सा ऐसा टाइम है जब हम आरएनएस का एनालिसिस करें तो हमें डेग मिले, तो हमें डेग मिले, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब आरएनए स्टिक एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आरएनए आइसोलेट करते हैं दोनों से, कंट्रोल से भी और ट्रीटेड से भी। हम फर्ज किया एक जीन है, ये 15 का मतलब है एमआरएनए के मॉलिक्यूल, इसके कितने हैं, हम आरएनए आइसोलेट करते हैं, वो फिर एक मशीन के अंदर डालते हैं, वो मशीन हमें बता देती है कि इसके अंदर आरएनए के मॉलिक्यूल कितने हैं। सिंपल, मैं आपको यहाँ अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जीनोम एनालिसिस के लिए हम समझो हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंट्रोल और ट्रीटेड दोनों के दरमियान हम क्या करते हैं। फर्ज किया, ये देखे ना, ये जीन है, जीन के बारे में मैंने बताया हुआ कि इसके अंदर प्रमोटर रीजन होता है, ओवररीडिंग फ्रेम होता है और टर्मिनेटर होता है। ये जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं, फिर ओपन रीडिंग फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होता है। ये वो सारी कहानी है जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है। उसी वजह से इस प्रमोटर रीजन की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूटिव होता है जीन या इंड्यूसिबल होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके साथ बाइंड करेंगे तब वो इंड्यूसिबल होगा। समझ आ गई है, ये कहानी मैंने आपको कई बार पढ़ा दी है। अब है जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द फंक्शन एंड जीन प्रोडक्ट, टिपिकली प्रोटीन, जिससे हमारी सबसे पहले आरएनए होता है, आरएनए से बनती है प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनती है, फिनोटाइप आती है, ठीक है। अगर हम आरएनए को मालूम करने के लिए आरएनए, अगर हम कहें कि यहां पर हम आयशा डिटेक्ट कर लें, ताकि अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर आयशा है तो वो हमें पता लगेगा जहां पर कमल बड़ा होगा, कमल कमल का मतलब पता है, इंजॉयमेंट ज्यादा होगी, एग्जैक्टली। जब आयशा आएगी तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर हमने देखा कि देयर इज नो आयशा, सैडनेस, कमरे के अंदर बुरियां हालत, तबाही, ठीक है। एक वो जो आखिरी प्रोडक्ट है वो एंजॉयमेंट है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोगों ने आरएनए का अगर एनालिसिस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। ऐसे ही बच्चे, हमें आरएनए का आइसोलेट का पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा ये प्रोटीन एक्सप्रेस हुई है, ये प्रोटीन का पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिनोटाइप पौधे के अंदर मौजूद होगी या आएगी, ठीक है। अब ये हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है जीन एक्सप्रेशन की, इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ये लिख लो, फ्रॉम जीन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, टिपिकली प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर सेल फंक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब आरएनए सिक क्या होता है, आरएनए सिक क्या है, ओके, आरएनए सिक क्या है, व्हाट इज आरएनए सिक, overview है। RNA use reverse transcription to convert RNA into cDNA। हम क्या करेंगे, आपकी नाक से भी आरएनए आइसोलेट करेंगे, आपके कान से भी, हर जगह से आरएनए आइसोलेट करके फिर उसको हम पहले डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। फिर उन डीएनए को हम कंप्यूटर को, एक मशीन को भेज देंगे, वो कंप्यूटर हमें बता देगा कि इस टाइम इसके अंदर कितने आरएनए के मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए हुए हैं, ठीक है। इवन दोनों के अंदर फर्ज किया अगर 30,000 जीन्स, हर जीन का एक्सप्रेशन को नोट करता है, एक जीन का नहीं, वो हर जीन का। फर्ज किया आप जितने लोग हैं ना सबका एक्सप्रेशन चेक करेगा
कि कितने जीन्स है, उसकी कितनी कॉपीज है। मेरी बात की समझ आई ना। वो मशीन ऐसी आजकल आपको पता है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि आपका एक सेल और उसमें से सारा कुछ ही वो एनालिसिस करके हमें दे देता है। अच्छा, व्हाट इज आरएनए सीक्वेंसिंग का मतलब है इज द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग व्हिच टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आरएनए ऑफ द सैंपल प्रोवाइडिंग इनसाइड। हम आरएनए का एक्सप्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? एवरीथिंग इज क्लियर कि हमने क्या करना है कि जीन के एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एमआरएनए का। अब आप लोगों ने अपने जो जीन्स है ना, हरिद्वार जो भी आपकी जीन्स है, आपने उसकी आईडीज ले लेने। अब हमने फर्ज किया जो है ना आप में से बदर बदर नाम है ना आपका, बदर ने कोई एक्सपेरिमेंट किया। बदर ने कोई एक्सपेरिमेंट किया टमाटो के ऊपर। इसने टमाटो के ऊपर वायरस का अटैक करवाया, कुछ पौधों को आप कंट्रोल रखा, फिर इसने जीन एक्सप्रेशन का डाटा जनरेट कर लिया। अब टोमेटो के अंदर 20,000 जीन है। इसने हर जीन का एक्सप्रेशन रिमूव किया, बीट कंट्रोल में और फीटर में क्या फर्क है। और यहाँ पर 20 के 20,000 जीन का डाटा है। पूरे जो पूरे 20 के 20,000 जीन का डाटा है। समझ आइए आप लोगों को? अच्छा, अब उसका हमें हमें दोनों वैल्यूज है उसकी पता, उसकी कंट्रोल के अंदर भी वैल्यू, और अगर कहीं जीरो है इट मीन वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा। जीरो का मतलब है कि वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ हुआ। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब ये डाटा अभी आपने इसमें वायरस इन्फेक्शन पौधों को करवा के ये डाटा पब्लिश कर दिया। टॉप जो 50 जीन्स थी ना जो ओवर एक्सप्रेस हुए हुए थे, वो इसने बता दिया कि ये जीन्स है जो वायरस इन्फेक्शन के दौरान डेथ है, ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसने पेपर पब्लिश कर दिया। लेकिन इसने अपना डाटा जो है ना, जो ओरिजिनल डाटा था, वो एक वेबसाइट के अंदर अपलोड कर दिया। क्या कर दिया? अब आपने क्या करना है कि वही डाटा डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपके जीन के आपने अपने जीन अब तलाश करने हैं, तो उसके अंदर सारे जीन का डाटा है। अब आपके कौन पर किया जो 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 भी है, गैप 2, गैप 3, सीआरसी, इनो। अब हमने ये मालूम करना है कि इन जीन्स का जो एक्सप्रेशन है ड्यूरिंग वायरस इन्फेक्शन, किन किन जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा है और किन किन जीन का एक्सप्रेशन कम है। जबकि ऐसे जीन है जिनके एक्सप्रेशन के अंदर चेंज ही नहीं आई। कौन से ऐसे जीन हैं जिनके एक्सप्रेशन के अंदर इट मीन दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट। अब जिनका एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ है इट मीन वो इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर इंपॉर्टेंट जिनका एक्सप्रेशन। अच्छा, अब वायरस इन्फेक्शन के दौरान एक ऐसा जीन है जिसका एक्सप्रेशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा आमना? व्हाट डज इट मीन? इट मीन उसका कोई रोल होगा। फर्ज क्या मैं कह रहा हूं आपके किसी बंदे ने आपकी क्रॉप के ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है, तो आप अब वहां से डाटा लें। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हर बंदे ने फर्ज किया एक और बंदा है जिसने वायरस के ऊपर नहीं, उसने वायरस के ऊपर तो इन्होंने कर लिया। अब एक और बंदा है जिसने हीट के ऊपर काम किया हुआ था, उसने भी डाटा डाउन अपलोड कर दिया। अब अरीबा ने ड्राउट पे किया था, वो भी अपलोड कर लिया। अब आपके पास 25-30 डाटे हैं। अब हमने हर डाटे के अंदर अपने जीन डालते जाने हैं, जीन आईडी, और उनका कंट्रोल और टिटर के अंदर जो डाटा है ना वो डाउनलोड करते जाना है। समझ आ गई? अच्छा, इससे हमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डाटा आप कौन से जीन्स हैं जो ड्राउट के दौरान ओवर एक्सप्रेस हुए हुए हैं, तो आपने लिख लेंगे कि ये ड्राउट के दौरान ओवर एक्सप्रेस हुए हुए हैं, ये हीट के दौरान ओवर एक्सप्रेस हुए हुए हैं, ये कोल्ड के दौरान ओवर एक्सप्रेस हुए हुए हैं। ठीक है, ये डाउन डाउन रेगुलेटेड है। इसका एक ना हमने एक डाटा रिट्रीव कर लेना। हमने अब पूरे डाटे में से अपने जीन का ये जो डाटा है वो हमने अलग, अब आप लोगों ने ये काम करना, आपने वो डाटा अलग कर लेना है। अच्छा, फिर अलग करने के बाद आपने उसके ऊपर स्टैट लगानी है। पहले अलग करना है, फिर उसकी पी की वैल्यू देखेंगे।
फिर हमें पता चलेगा कि आपका जीन अब डेड है ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस और नॉट। फिर आपने देखना है कौन से ऐसे आपके जीन्स हैं जो डेड हैं ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस, कौन से ऐसे जीन्स हैं जो डेड हैं ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो हीट के दौरान डेड है वो मेरा भी डेड ड्यूरिंग ड्राउट। इसी तरह ही आपने देखना है बोलिए कोई ऐसा डाटा भी आपको मिल सकता है कि उन्होंने अंदर स्ट्रेस के अंदर शायद नाम डाटा जनरेट किया हो, उन्होंने किया हो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट, उसका लीफ रूट शूट ब्रांचेस, वहां पर उन्होंने उनका एक्सप्रेशन चेक किया हो। अब आपने देखना कि अच्छा रूट के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर और लीफ के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर टैग तो मिले हैं। अब कंपैरिजन किसका हो जाएगा, लीफ और रूट्स का। अगर रूट्स के अंदर एक्सप्रेशन ज्यादा है और लीफ के अंदर कम है, इट मीन वो रूट्स के अंदर सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट हुआ जीन, इट मीन वो जीन ज्यादा एक्सप्रेस रूट्स के अंदर होता है, लीफ के अंदर नहीं होता। तो हम उसको कहेंगे रूट स्पेसिफिक जीन। उसे हम क्या कहेंगे, रूट स्पेसिफिक। ये एक ऐसा क्रिटिकल, मैं आपको एनालाइज कराऊंगा चीजें को, आपको समझ आएगी कि कैसे ये रिसर्च कैसे करते हैं, ये क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, ये वो सारे। इसीलिए आप आपको ये समझो जो मैं भी पढ़ाता हूँ ये भी स्टैंड ही है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली बायोइनफॉर्मेटिक्स भी, बायोइनफॉर्मेटिक्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ स्टैट बायो एंड कंप्यूटर। मेरी बात समझ आई ना, ये एक किस्म का इसी तरह का ही एक कम्बो है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है ये वो डेटाबेस है, एनसीबीए जियो का डेटाबेस है, जहां पर आप लोगों ने जाना है, आप लिखें, आप अगर ओपन है तो आप ओपन करें, आप ना एनसीबीआई जियो लिखें अपने कंप्यूटर के ऊपर जाकर। ये वो डेटाबेस है जहां पर लोगों ने ना एक्सपेरिमेंट करके ये डाटा ना इधर अपलोड किया हुआ है। आपने कहाँ जाना है, एनसीबीआई जियो जीन एक्सप्रेशन ऑमनीबस, यहाँ पर जाएंगे, अपनी अपनी क्रॉप इधर आप ढूंढेंगे, बच्चे ढूंढो आप ना, एनसीबीआई जियो जीन एक्सप्रेशन ऑमनीबस। अब आप लोगों ने यहां जाना है, ठीक है, यहां जाके आप लोगों ने यहां अपनी क्रॉप सर्च करनी है, क्या करनी है, आप यहां पर सर्च होगा, सर्च। ओके, आप आपने यहां पर सर्च वाला बार आया, यस यस, यहां आप अपनी क्रॉप लिखें, सर्च में अपनी क्रॉप का नाम लिखें। क्या नाम है आपने आपकी क्रॉप का, ऑलिव लिख दें, फर्स्ट पेज यहाँ पर ना आप ऑलिव लिख दें, ऑलिव को सर्च करें या आप अपनी क्रॉप सर्च करें, ठीक, ठीक है। जब हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो उन्होंने कहा कि यार 4300 एंड इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में ना, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर क्या है, अरीबा आप अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो ऊपर वाला जो आपका है ना, जहाँ पर टॉप ऑर्गेनिज्म से में आप लिया यूरोपिया कर दें, तो क्लिक करें, आपकी जो क्रॉप है उसको क्लिक कर दें, बाद में ये जो टॉप ऑर्गेनिज्म है ना, यहाँ पर जाके अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी क्रॉप को क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपकी क्रॉप के जो डाटे हैं ना वो ऊपर आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, ब्राइटनेस, इसका मसला है मुझे लगता है, चले अब, अच्छा अब है, अब पर आप जाएंगे ना, यहाँ पर आपको ना वो डाटा मिल जाएगा कि लोगों ने जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर फर्ज किया। अब ये जो पहला डाटा है इसमें प्लांट माइक्रो आरएनए, इसको छोड़ दें अभी भी, नीचे देखें आरएनए सिक एनालिसिस ऑन रूट सैंपल फ्रॉम ओलिया यूरोपिया, ये एक डाटा है
जो इन्होंने रूट सैंपल के ऊपर लिया हुआ है इस पे ऊपर। अच्छा ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए का बनना, और टोटल जो आरएनए बना होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। क्या कहते हैं? अच्छा, और ट्रांसक्रिप्टोम की एनालिसिस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। क्या कहते हैं उसको? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा होगा, आपको अक्सर लिखा नजर आएगा कि ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस या आरएनए सीक एनालिसिस। आरएनए सीक का मतलब है आरएनए सीक्वेंसिंग। आरएनए सीक्वेंसिंग समझ आ गई? क्या कहते हैं इसको? आरएनए सीक एनालिसिस को कहते हैं आरएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है। अब ये जो डाटा है इसको जब हम इसको क्लिक करते हैं इस दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट को, आपको अब यहां पर देखिए ना, ये 2021 का डाटा है। ये डाटा है ना, इसमें लिखा हुआ है कि कल्टीवेटेड ऑलिव इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट वर्ल्ड वाइड क्रॉप। नजर आ रहा है अब? ओके। अब यहाँ पर उन्होंने समरी बताई है कि ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे था, इसके दौरान हुआ क्या था। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इसके अंदर लिखा क्या हुआ है कि especially those located in the Mediterranean regions। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, मैंने तो बताया कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाई प्रोवाइडिंग बाय हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। अब हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग क्या होती है? इसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा जनरेट हुआ हो, क्या हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर हम होल जीन्स के एक्सप्रेशन का डाटा लेते हैं। 20,000 जीन्स के एक्सप्रेशन का डाटा हम इसके अंदर लेते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाई थ्रूपुट डाटा। हाई थ्रूपुट डाटा। अच्छा, अब ये क्या है कि इसके अंदर क्या किया हो कि easily spread and can eventually kill by। In this study many different factors have been studied in order to shed some light on the molecular mechanism underlying the अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो वर्टिसिलियम है ना, ये फंगल डिजीज है। क्या है? फंगस डिजीज है। ये क्या करती है ऑलिव के अंदर, इसके ऊपर इन्होंने डाटा जनरेट किया है। किस पे किया डाटा? वर्टिसिलियम बिल्ड। वर्टिसिलियम का ऑलिव के अंदर इंफेक्शन के दौरान क्या होता है ऑलिव के अंदर, इसके ऊपर डाटा जनरेट किया हुआ उन्होंने रूट्स के अंदर। किसके अंदर? क्योंकि फंगस, ये फंगस ज्यादा रूट्स को इन्फेक्ट करती है। किसको करती है? रूट को इन्फेक्ट करती है। और ये जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेडिटेरेनियन रीजन कौन सा होता है नेहा? क्या होते हैं मेडिटेरेनियन रीजन? एनिमल? अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब जियोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? पूरी दुनिया की कौन से मुल्क कहाँ है? लैटिन अमेरिका कौन सा है? अच्छा, मुझे छठी क्लास में पता था, मैंने आई वाज इन 6 क्लास। मेरा जो छोटा भाई है वो 5वीं की चौथी क्लास में होता था। हम उनके साथ डिस्कशन करते होते थे डिफरेंट कंट्रीज के बारे में। नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ना मेडिटेरेनियन सी जो है ये है जहाँ पर आजकल आपको पता है कि जो आपका इटली है, एक तरफ इटली है, एक तरफ स्पेन है, और इस तरफ इसराइल है, फलस्तीन है, जहाँ पर ये तमाशा लगाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर, इस समुद्र को क्या कहते हैं? मेडिटेरेनियन सी। अब इन्होंने क्या ओवरऑल डिजाइन किया है इसका? आरएनए सीक्वेंस was conducted on two biological replicates from 36 European root samples। ओलिया यूरोपिया की 36 डिफरेंट वैरायटीज थे, और उनके ऊपर इन्होंने ये डाटा जनरेट किया है। क्या किया हुआ है? ठीक है। एंडोफिला बेस्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑलिव रूट्स इन्होंने स्टडी किया है। ऑलिव के अंदर उन्होंने फिर उनका एक्सप्रेशन का डाटा लिया हुआ है। ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये 12 के 12 सैंपल जो हैं इन्होंने ए बी। अच्छा, रूट्स का डाटा लिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि अटैक नहीं कराया, सिंपल बस रूट्स का डाटा लिया है इन्होंने। दो बायोलॉजी के रेप्लिकेट। अच्छा, अब इसमें इन द स्टडी द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ रूट्स फ्रॉम 36 ऑलिव विद डिफरेंट रेजिस्टेंस डिग्री टू वर्टिसिलियम वेल हैज बीन एनालाइज्ड। The result process involved in plant defense, transcription, root development has emerged as a potential. Additionally, a quite interesting set of 42। अब इन्होंने कोई इनके ऊपर अटैक शैक कोई नहीं करवाया, सिंपल सिर्फ 36 जो वैरायटीज है ना उनके रूट्स का जीन का एक्सप्रेशन का डाटा लिया है, लेकिन उनको ये पता है कौन सी वैरायटीज वर्टिसिलियम विल्ट रेजिस्टेंट है और कौन सी रेजिस्टेंट नहीं है, ये उनको पता है। लेकिन उन्होंने अटैक नहीं करवाया, इन्होंने ये किया है कि इन 36 वैरायटीज का आरएन, अब उनका कंपैरिजन क्या होगा यहाँ पर बिटवीन वैरायटीज। एक वैरायटी ड्रॉ वो वर्टिसिलियम रेजिस्टेंट है, एक है टॉलरेंट है, ठीक है। पर क्या ये यहाँ पर उन्होंने ये इस तरह का डाटा, अब ये डाटा आपको मिलेगा कहां से हरीबा, आपने नीचे जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे नीचे, यहाँ पर आपको ना ये जो डाटा है ना आपको यहाँ पर एफटीपी वाला ये आपने डाउनलोड कर लेना है। आप आपका भी देखना, देखिए आपकी भी तो आपका होगा, वहां पर ना बिल्कुल नीचे जाएंगे सप्लीमेंट्री फाइल लिखी होगी और वहां पर आपका डाटा होगा, एफटीपी वाले को क्लिक कर देना आप लोगों ने। इसको अ, हर एक के लिए ना आपको इंडिविजुअली मुझे आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये डाटा यहाँ पर आ गया। अभी मैं एक और दिखाता हूँ आपको, इसमें देखना अब एक और है। अब अगर ये देखे ना, अगला जो एक्सपेरिमेंट है ना मैं उसको लेके जाता हूँ। रेगुलेशन ऑफ कार्बन रिजर्व यूज इन ऑलिव ट्री अंडर हीट कोल्ड एंड, अब ये जो डाटा है अगला हीट एंड कोल्ड के अंदर है, हीट एंड कोल्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे वाला जो डाटा है इन ट्री ऑर्गेन्स, ये देखो ना डिफरेंट ट्रीज के ऑलिव के ऑर्गेन के अंदर ये डाटा है। उसके बाद है फ्रूट फ्लाई के ऊपर डाटा है, डिटेक्शन। अच्छा, फर्ज किया ये बच्चे, ये जो इसका डिफरेंट ऑर्गन वाला डाटा ना इसको हम क्लिक करते हैं, उन्होंने क्या कंपैरिजन क्या किया हुआ बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द ऑलिव, उनके अंदर आपके जीन का जो एक्सप्रेशन का डाटा जो है वो लिया गया है। इसमें आप ना नीचे जाएंगे सब तो 6 प्लांट ऑर्गन स्टडी, इन्होंने ऑर्गन स्टडी किए 6, ठीक है। अब आप नीचे जाए ना, इसके ये वाला जो डाटा इसको क्लिक करेंगे ना, हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लिया आपने, ठीक है। जब ये डाउनलोड कर लेंगे, अच्छा अब है नेक्स्ट बच्चों, डाउनलोड हो गया आपका डाटा। अब हमने इसके ऊपर ना एनालिसिस करने हैं। क्या सबसे पहले तो ये क्या करी, अब ये क्या है कि हमने ये डाटा डाउनलोड कर दिया। अब हमने स्टैटिक के ऊपर अपने जीन तलाश करने हैं। हमने क्या करने हैं, पहले तो हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से जीन है जो डेक्स है और कौन से जीन टैग नहीं है, ये मालूम करने हैं। और इसके लिए हमारे पास डाटा आ गया, मैं इसको ऊपर फोल्डर में गया। अब ये हमारे पास डाटा आ गया, इसको हमने ना एडिट विद नोट, अगर ये कंप्रेस होगा तो आपने पहले उसका कंप्रेशन खत्म करनी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस नहीं है, मैंने इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस किया, ये क्या आ गया डाटा, ये आया हुआ। पहले एक का तो करो ना, बाद में टेंशन लेना, बट सबका नहीं करना। और 5 का तो एटलीस्ट हम करेंगे ना, फिलहाल एक एक करके एक की टेंशन लें, ज्यादा की टेंशन ना लें, ठीक है। बल्कि ये मेरे पास ऑलरेडी वो वर्टिसिलियम विल्ट वाला आया हुआ था डाटा, तो
ओपन हो जाए यार। अब ये डाटा आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखें ना हमारे पास, अब ये जीन एक्सप्रेशन का डाटा है। अब इन्होंने ए और बी लिखा हुआ है। ये ए है, ये बी है, एक ही। अच्छा, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट क्यों करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने ट्रीटमेंट दी, उसके क्या स्टैट वगैरह पढ़ाए, वो स्टैट हम रेप्लिकेट क्यों करते हैं? सबके रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। हम कोई भी ट्रीटमेंट देनी है ना एक पौधे को, तो एक पौधे को नहीं देनी, सेम ट्रीटमेंट हमने 3 पौधों को मिनिमम देनी होती है। रिजल्ट आ रहे हैं उनमें मिस्टेक कम से बदलाव तेरी भी तो नहीं आ रही। एग्जैक्ट, एरर कम से कम हो, ताकि हम एरर को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। तो आपने क्या किया, तो ये असल में ना वो आप दूसरा वाला जो पहले वाला डाउनलोड किया था आपने, ये वाले कर दिया ना कांग्रेस के लिए तो उसको कर लेना, वो एक्सेल में आया होगा आपने। इसको कर अब एडिट नहीं हो, इसको डायरेक्ट एक्सेल में खोलें इसको। ठीक है, ये एक्सेल में अब हमारे पास आ गया डाटा। ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि इनमें से इनके आपस में डग्स कितने हैं, क्या है। हम यहाँ पर तो बाजार 36 वैरायटीज का है, हमने सिर्फ 2 वैरायटीज का डाटा लेना है। क्या लेना है, फिलहाल हम 2 का लेते हैं आपको समझाने के लिए। बच्चे पहले आप इनको देखें, जो मैं करवा रहा हूँ इसको पहले एक बार चेक कर लें कि क्या है। कि ये फर्ज के जीन आईडी है इसमें, इसमें पहली वैरायटी के 2 सैंपल हैं, अगले में दूसरी वैरायटी के 2 सैंपल्स हैं, और इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है। अब हमने कंपैरिजन करना है कि जीन एक्सप्रेशन का डाटा इन दोनों वैरायटीज के दरमियान में कितना है। एक वैरायटी के अंदर जीन का एक्सप्रेशन क्या है, उसी जीन का एक्सप्रेशन दूसरी वैरायटी के अंदर कितना है। ठीक है। अब हमने कॉपी किया, मैंने एक नई इसमें खोल ली। आजा यार। अब हमने क्या किया कि इसी का इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब हमने ये मालूम करना है कि ये देख रहे हैं, ये दोनों सेम, 2 ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट के 2 रेप्लिकेट है। ये भी एक ही ट्रीटमेंट के 2 रेप्लिकेट है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का पहले तो हमें लेना है एवरेज। क्या लेना है, एवरेज। एवरेज के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर ना एक कॉलम ऐड कर देना, इंसर्ट इंटायर कॉलम। यहाँ पर हम लिख दें आबादी। इस वैरायटी का नाम क्या है, आबादी। ठीक है। और दूसरी वैरायटी का दूसरी वैरायटी का नाम क्या है, ए बी ओ यू, अबू। ठीक है। तो अब यहां पर हमने एवरेज लेना है। क्या लेना है, एवरेज। बार बारिश हो रही है, इक्वल टू एवरेज। एवरेज को क्लिक करना है। आप ये बड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा देख ले रही। ठीक है। आप इसको एवरेज कर ले। एवरेज क्लिक करने के बाद आपने ना इन दोनों को कॉलम को का आपने से कर देना। दोबारा से मैं कर देता हूं। आपने क्या करना है, पहले इज इक्वल टू करना है, फिर लिखना है एवरेज, और आपने इन दोनों को क्लिक कर देना है। ऐसे आप, अच्छा, अब ये होगा कि आपने इसको यहां क्लिक करोगे ना, तो सबका एवरेज हो जाएगा। समझ आ गई। ये वो स्टैट है जो आपको अब सीखनी है। अब आप लोगों ने ये एक्सेल के ऊपर स्टैट आ जाएगी, सबकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी तरह आपने दूसरी जो वैरायटी है ना अबू की भी इज इक्वल टू एवरेज अपने, अच्छा, और आपने इन दोनों को क्लिक किया, फिर आपने इसको, अच्छा, एक होता है अनोवा, एक होता है टी टेस्ट, इसमें फर्क क्या होता है।
दो से ज्यादा सैंपल होते हैं एग्जैक्टली, और टी टेस्ट में सिर्फ दो सैंपल। अब यहाँ पर हमारे सिर्फ दो सैंपल हैं। अब हम यहाँ पर टी टेस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दोनों से ही पी की वैल्यू निकलती है, दोनों से ही पी की वैल्यू निकलती है। यहाँ पर अब हम टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्ज किए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ टी टेस्ट, ठीक है। अब टी टेस्ट लगाने के लिए आपने इज इक्वल टू जाना है, लिखना टी टेस्ट इज इक्वल टू लिख के टी टेस्ट, ये आ गया। क्या जब भी टी टेस्ट लगाना है ना, उसमें से आपने ए को ट्रीटेड लिखना है, ए को कंट्रोल। अच्छा, नॉर्मली हम जो ट्रीटेड होती है ना, वो सेकंड वैरायटी होती है, इसको हम ट्रीटेड लिखते हैं। पहला दो पहली वाली जो होती है ये कंट्रोल होती है, ठीक है। इसलिए पहले हम ट्रीटेड लिखेंगे, फिर कंट्रोल। इसलिए सेकंड वाली पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाली बाद में। अब यहाँ पर टी टेस्ट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले दोनों को क्लिक कर दिया, अपने इन दोनों को क्लिक कर दिया, ठीक है, कॉमा डाल दिया, तो आपने इन दोनों को क्लिक कर दिया। अभी एवरेज वाली वैल्यू नहीं लिखनी, आपने क्या करना है, टी टेस्ट का मतलब है कि एरे टू, यहाँ पर भी लिखा हुआ, ये देखो ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरे टू। पहले एरे वन था वो ये वाला, फिर एरे टू दूसरे वाला। अब यहाँ पर से लिखा हुआ कॉमा डाले, फिर क्या लिखे, कॉमा, ठीक है। कॉमा डालने के बाद, कॉमा पता है ना क्या होता है, अब आपने यहां पर डालना है कॉमा, मैंने कॉमा डाल दिया। अब लिखा हुआ है कि टू टेल है या वन टेल है, आपने टू लिख देना है, सिंपल। यहां पर क्या लिख देना है, टू, टू लिख के फिर कॉमा डालना है, तो यहां पर आपने वन लिख देना है, period। और इसके बाद एंटर दबा देना है। अब ये यहाँ पर पी की वैल्यू आई है, क्या आई है, पी की वैल्यू क्या आई है, पॉइंट, ये 0.05 से कम नहीं लग जाएगा, 0.05 से ज्यादा है, इट मींस कम नहीं है। ये इस जीन का एक्सप्रेशन दोनों के अंदर सेम तरह का ही है, दोनों वैल्यूज के अंदर सेम तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम इसको जब क्लिक करेंगे ना यहां पर, ओहो, बड़ी तरह हम देखते हैं इसको, इक्वल टू ई टेस्ट, पहले कॉलम ये वाला, फिर कॉमा, फिर दूसरे वाला, ठीक है, फिर कॉमा, फिर टू टेल, फिर कॉमा, वन, ठीक है। ये देखो ना, अब जब आपने क्लिक किया तो सब का डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सबका सेम आ रहा है, इसलिए इस तरह की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कराएंगे टी टेस्ट, ठीक है, ये वाला कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ समझ आई। अच्छा, अब हमने ये मालूम करना है कि टी टेस्ट के बाद कोई ऐसी, अब हम देखते हैं कि टी टेस्ट के बाद अब हमने ये मालूम करना है कि यहां पर सिर्फ सिग्निफिकेंस डिफरेंस का पता चला है। अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि एक जीन सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट हुआ है या डाउन रेगुलेट हुआ है या नहीं हुआ, ये सिर्फ पता चला है इस एनालिसिस से, ठीक है। अब आप देखिए ना, इसके नीचे आप जाए, कोई हमें 0.05 से कम आई है वैल्यू कहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई है ना, 0.09 ये आई है, ये देखो, ये 0.03 आ रहा है, ये वाली, ये क्या है, 0.03। इट मीन दिस जीन इज सिग्निफिकेंटली
टैग है, ये क्या है, टैग है, ये क्या है, टैग है। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हम अरेंज करेंगे। अच्छा चलो फिलहाल पे तो मैं बाद में अरेंज करता हूँ। फिलहाल अब हमने ये मालूम करना है टैग तो मिलेंगे। अब वो अप रेगुलेट हुए हैं या डाउन रेगुलेट हुए ये नहीं हमें पता चला। डेप्थ तो मिले हैं, फिर अप रेगुलेट हुए हैं या डाउन रेगुलेट हुए ये नहीं पता चला। हमें ये पता चला कि पहले एनालिसिस से कि डेप्थ है या डेप्थ नहीं है, सिर्फ ये पता चला। अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम है तो वो डेप्थ है, अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है तो डेप्थ नहीं। सिर्फ अभी तक सिर्फ ये पता चला डेप्थ हो के वो अप रेगुलेट हुए हैं या डाउन रेगुलेट हुए हैं। अब हम ये मालूम करेंगे, उसके लिए हम लॉग करेंगे। क्या करेंगे, लॉग। क्या करेंगे, लॉग। एक और एनालिसिस करेंगे जिसको हम कहते हैं लॉग एनालिसिस। यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, लॉग। लॉग का मतलब होगा इज इक्वल टू, आपने लॉग में जाना है, ठीक है। अच्छा अब आपने ट्रीटेड पहले रखना है, लेकिन अब यहाँ पर आपने एवरेज वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रीटेड डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहां पर एवरेज वैल्यू ये वाली, ये एवरेज है ना इसकी, डिवाइडेड बाई कंट्रोल, एंड दैट्स इट। अब ये लॉग ये बता रहा है कि अगर इसके साथ माइनस नहीं है तो इट मीन ये अप रेगुलेट हुआ है। अगर इसके साथ नेगेटिव वैल्यू आती इट मीन ये डाउन रेगुलेट है। इट मींस दैट ये क्या है, ये डाउन रेगुलेट है। अच्छा अब वो कैसे आप ये देखें ना, आप यहां पर इसको क्लिक करेंगे ना यहां पर, ये देखिए अब यहां पर आपको कई जगह नेगेटिव वैल्यू भी नजर आएगी। ये देखिए ना, ये वाला क्या है, नेगेटिव है। इट मीन ये डाउन रेगुलेट हुई है। ये वाला जीन का जो एक्सप्रेशन है सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट नहीं हुई। जिस तरह थोड़ा सा डाउन रेगुलेट हुआ है, थोड़ा सा। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम होती फिर हम इसको कहते हैं सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेटेड है। अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है लेकिन डाउन रेगुलेटेड में थोड़ा सा डाउन रेगुलेट हुआ है, इट मींस तो इसको हमें आगे फर्दर रिसर्च करने की इसके ऊपर जरूरत है। हमने सिर्फ उनके ऊपर काम करना है जो। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितना डाउन रेगुलेट हुआ है, कितना गिरा है। कहते नहीं होते वो कितना गिरा है, कितने आदमी थे या कितने गिरे थे, ठीक है। फर्ज किया वो अम, बहुत ही गिरा हुआ इंसान था या थोड़ा सा गिरा हुआ था, या गिरा था लेकिन वो बेचारा मजबूरी से गिरा था थोड़ा। अच्छा अब हमने जीन्स का ये बताना है वो कितना गिरा है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली तो गिरा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली भी कितने फोल्ड गिरा है, कितने फोल्ड उसका एक्सप्रेशन कम हुआ है। अब नेक्स्ट हम ये एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट एनालिसिस होगा फोल्ड डिफरेंस। यहां पर लिखेंगे फोल्ड अंडरस्कोर डी लिख दें, फोल्ड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपने इस इक्वल टू में जाना है, आपने कुछ लॉग शॉग नहीं लगाना, अब सिर्फ कंट्रोल एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रीटेड की एवरेज वैल्यू, बस दैट्स इट। इसका मतलब है 1.9 टू फोल्ड डिफरेंस। अब हम ये देखना, इसका मतलब टी टेस्ट का मतलब है सिग्निफिकेंटली नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, टैग नहीं है। एक मिनट है, नहीं मैं वो बताता हूँ, मैं बताता हूँ अभी इसका फायदा क्या है। ये सिग्निफिकेंटली नहीं है, ठीक है, लेकिन अप रेगुलेट हुआ है। अप रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल से इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है, 1.9 फोल्ड। मान लिया अगर एक की का साइज 1 आया है, दूसरे में 1.9 आया, 1. इतना डिफरेंस आया है, लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। कितना आया है, नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा अब हमने ये देखना है, ये जो तीनों चीजें की है ना हमने, ये वाला इसके अंदर फार्मूलाज लगे हुए हैं। आपने सबसे पहले इनके फार्मूले खत्म करने हैं। आप इसको कॉपी करके ना
इधर ही आपने इसको वैल्यू के तौर पर पेश कर देना है। अब इसके फार्मूले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही आपका यहाँ पर भी पहले आपने कॉपी किया, फिर इधर ही आपने इसको वैल्यू के तौर पर पेश कर दिया, फार्मूले खत्म हो गए। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी क्या है, इसको कॉपी किया और एज ए वैल्यू के तौर पर। अब हमने देखा है कि टॉप अप रेगुलेटेड जीन वो कौन से हैं, टॉप डाउन रेगुलेटेड जीन्स कौन सी हैं। सबसे ज्यादा जीन जो है वो अप रेगुलेट हुआ है, वो मालूम करना है अब हमने, ठीक है। तो वो कौन सा टॉप जीन है जो सबसे ज्यादा डाउन रेगुलेट हुआ है, अब वो मालूम करना है हमने। उसके लिए हमने क्या करना है कि इन सब को ना हमने कॉलम करना है से करके हमने सॉर्ट में जाना है। यहाँ पर लिखा होगा सॉर्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। अब आपने कहा देना है कस्टम सॉर्ट में जाना है। कस्टम का मतलब है आपने कैसे, आपने देखना है कि फोल्ड डिफरेंस लॉग के थ्रू या फोल्ड डिफरेंस के मुताबिक हमने देख लेना है फोल्ड डिफरेंस की सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है, हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें, ठीक है। अब ये देखें बच्चों, अब ये रेंज हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा फोल्ड जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फोल्ड डिफरेंस होगा वो आ गया ना, आ गया। अब ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा फोल्ड डिफरेंस, इतने ज्यादा फोल्ड जीन, ये इसका एक्सप्रेशन अब उन्होंने रेंज दूसरे तरीके से कर दिया। ये देखना कितना ज्यादा फोल्ड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो ओवर एक्सप्रेस हुआ है जीन वो कौन सा है, ये वाला आपका जीन आईडी ये दिया हुआ है उन्होंने। ये वाला जो जीन है मैक्सिमम फोल्ड डिफरेंस है इसका, सबसे ज्यादा कंट्रोल दोनों वैरायटीज के दरमियान में, इस दूसरी वैरायटी के अंदर जो अबू वाली वैरायटी है उसके अंदर इस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा है और दूसरी जीन के अंदर बहुत ज्यादा कम है। और सिग्निफिकेंटली भी है, यस 0.03 है। सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड हुआ है क्योंकि लॉग की वैल्यू प्लस में है, अप रेगुलेटेड है और बहुत ज्यादा फोल्ड डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। इसी तरह दूसरा जो है उसमें भी ये पॉजिटिव है, ये भी अब यहाँ पर सिग्निफिकेंटली नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह सारे के सारे हमें जो कहानी है ना हमें इसकी वो मिलती जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहां पर अपने जीन आईडी तलाश करते जाना है। अब आपने फिर अपने जीन का ये डाटा जनरेट कर लेना है कि आपके जो जीन है वो अपफोल्ड हुए हैं, डाउन हुए हैं, या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा उसके लिए आपने भी हीट मैप बना देना बाद में, यहां तक करने के बाद जस्ट आपने एक हीट मैप बनाना है, ये लास्ट होगा, ठीक है। हीट मैप कैसे बनाना है वो टीवी टूल में जाके आपको पता ना कैसे हीट मैप बनाते हैं, नहीं पता, अरीबा को पता है, आपको पता है, ठीक है। आपने क्या करना है, फर्ज किया, फर्ज किया जी हमारे ये चार जीन्स हैं, ये पहले पांच जो जीन्स है ना, फर्ज किया ये हमने ना आपका ये यहाँ पर डाटा लिया, ठीक है, इसको कॉपी किया, ये इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने किया कि ये दोनों तो ज़ाहिर है, हमने इसकी अब एवरेज वैल्यू लेनी है। अब क्या लेनी है, ये वाला भी हमने डिलीट कर दिया कॉलम, ये वाला भी, अब हमने एवरेज वैल्यूज लेनी है, ठीक है। अब ये देखो ना, ये क्यों क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि इसके अंदर वो थे फार्मूला लगा हुआ था, ठीक है। सिमिलरली इधर भी इसको कॉपी किया और इधर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कीप रखा, बाकी सारे डिलीट कर दिए। अब ये हमारे पास ये डाटा आ गया, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये डाटा हमने दोनों वैरायटीज का एवरेज ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इन सब को आपने कॉपी किया कि ये आपकी जीन आईडी है। तो आपने टीवी टूल में गया,
यूवी टूल में जाने के बाद आपने इसका हीट मैप बना लिया। क्या कर लिया? यहां पर जाकर ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जाके आपने इसका हीट मैप देखा, और जो ऑलरेडी वहां पर डाटा था उसको डिलीट करके आपने ये अपना डाटा उधर ऐड कर दिया और इसको आपने स्टार्ट कर दिया। अब ये देखें, यहां पर इस तरह का ये हीट मैप बन जाएगा। ये एक वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है। के अंदर आपने जाके इसका लॉग स्केल भी कर लें, लॉग आप रो स्केल कर लें, इसको क्लस्टर रो कर दें, ठीक है। और इसको शो वैल्यू भी करवा सकते हैं। अब ये देखें ना, अब ये आपका, क्योंकि हमने सिर्फ अपरेगुलेटेड जीन्स लिए थे इसलिए ये सारे अबू के अंदर ही जीन एक्सप्रेशन ज्यादा है। नहीं लगी समझ? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हीट मैप। और उस हीट मैप को से हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी जीन्स है जो अप रेगुलेट हुए हैं और कौन सी जीन्स है जो डाउन रेगुलेट हुए हैं। एवरीथिंग इज आपने 4-5 तो करे ना, हीट मैप बना के फिर आपने उसका कंपैरिजन भी करना है कि कौन सा जीन है जो हीट के दौरान, तो अगर ये 3 जीन्स है, ये इकट्ठे हीट के दौरान, कोल्ड के दौरान और ड्राउट के दौरान, तीनों के दौरान ये 3 जीन अप रेगुलेट हुए हैं। ये 2 जीन्स है, ये इन दोनों के दौरान डाउन रेगुलेट हुए हैं। उसको जितना आपने को डाटा में से कोई चीज निकाल ली, वही आपकी नोवेलिटी होगी, वही आपके डाटे की